अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुलिस पर करारा प्रहार किया है और मैं बात कर रहा हूं आईसीई की। पिछले कुछ हफ्तों में हमने दो निर्मम मौतें देखी हैं ट्रंप की पुलिस के हाथों। पहले एक औरत 37 साल की रेने गुड, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया बगैर किसी कारण के, और उसके बाद एलेक्स प्रेटी, उसे भी ट्रंप की पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। मिनियापोलिस में लगातार ट्रंप की पुलिस की बर्बरता बढ़ रही है और वहां की जनता इसके खिलाफ बगावत कर रही है। अब न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी, भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया ट्रंप पुलिस ने और यह देश के लिए नुकसानदेह है। समानांतर तौर पर ट्रंप जो है ईरान के ऊपर बिगुल बजा रहे हैं, ईरान को लेकर लगातार अपने तेवर उग्र कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि अमेरिकी जंगी जहाज जो है वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है। समानांतर तौर पर एक और दिलचस्प बात सामने आई है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक निहायत ही दिलचस्प बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब हमारे हथियार खत्म हो रहे हैं क्योंकि हमने वो हथियार गजा के अंदर फलस्तीनियों को मारने के लिए लगा दिए। नतीजा ये कि अब हमारे हथियार के भंडार खाली हो गए हैं। इन तमाम मुद्दों की चर्चा होगी, मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं जोहरान ममदानी की। जोहरान ममदानी ने एक तरह से चुनौती दे दी है डोनाल्ड ट्रंप को और कह दिया है कि आईसीई यानी कि ट्रंप की पुलिस ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है और इसे बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं उनका एक इंटरव्यू, और इस इंटरव्यू में आप देखेंगे, साथ साथ मैं उसका हिंदी में अनुवाद भी दिखाता चलूंगा। जोहरान ममदानी जो लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। I think just to first take a moment about Minneapolis, it is horrific what we have seen there. And I think that there are too many Americans who are being asked to not believe their own eyes, not believe their own ears, not believe their own realities. And people want to hear the truth, they want to see the truth. And that's why I described that as a murder, because there's no other way to watch that video and come to a different conclusion. And we know that the fear that so many are living with in Minneapolis, it's a fear that New Yorkers are also living with, a fear of being terrorized. And I will do everything in my power to ensure that we do not see that take place in New York City. And I've also said clearly to the president that these ICE raids, they are cruel, they are inhumane, they do nothing to serve the interests of public safety. इसमें दो राय नहीं है दोस्तों कि जोहरान ममदानी इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबसे मुखर आवाज हैं। यह बात अलग है कि अमेरिकी कानून ऐसे हैं कि जोहरान ममदानी जो हैं वो कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उनकी पैदाइश अमेरिका की नहीं है। मगर जिस तरह से वो बातें रख रहे हैं, याद कीजिएगा जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हुए थे और वो डरे नहीं थे उनके साथ खड़े होकर उनकी आलोचना करने को लेकर। याद है आपको, पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप ट्रंप की आलोचना करते रहते हैं, क्या आपकी वो राय अब भी बरकरार है? उसके जवाब में जोहरान ममदानी जैसे ही अपनी बात रख रहे थे, तभी ट्रंप समझ गए कि यह बात किस दिशा की ओर जा रही है और उन्होंने कह दिया कि जोहरान ममदानी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो नजारा आपको याद है या भूल गए आप? फिर से देखिए ट्रंप किस कदर बेइज्जत हुए थे जोहरान ममदानी के सामने। To Stephen Nelson, he asked about your comment calling the president a fascist, and your answer was, both President Trump and I have been clear about our positions and our views. Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay? It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. दोस्तों, हकीकत यह है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जिन दो नागरिकों की मौत हुई है वो ना मैक्सिकन मूल के थे, ना मुसलमान थे, ना भारतीय मूल के थे, वो दोनों व्हाइट अमेरिकन थे, श्वेत अमेरिकी थे। एलेक्स प्रेटी, उसके हाथ से बंदूक छीनकर उसे गोली मार दी गई। और आप जानते हैं अमेरिका के अंदर आपके पास अगर लाइसेंस है तो आप बंदूक रख सकते हैं। रेने गुड,
रेनी गुड तो अपनी गाड़ी पीछे करके राइट कट मार रही थी, मगर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी वजह से अमेरिका की सड़कों पर इस वक्त ट्रंप के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है और ट्रंप को समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब दूं। लिहाजा ट्रंप अब ईरान पर अपने तेवर उग्र कर रहे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में यह होता है, जब भी शासक, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्थानीय मुद्दों से घिर जाता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बवाल करता है, चाहे वो ट्रंप हो, नेतन्याहू हो या कोई और। हर बार ऐसा होता है दोस्तों, और इंतजार कीजिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत ही दिलचस्प चीज बोली है जो आपको सुनना चाहिए। मगर सबसे पहले ट्रंप की बात, ट्रंप जिन्हें लगातार स्थानीय तौर पर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। एलेक्स प्रेटी और रेने गुड की मौत के बाद उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और अब वो ईरान के साथ युद्ध शुरू करना चाहते हैं। मगर अब्बास अरागची ने कह दिया है, हिमाकत मत करना वरना परिणाम सही नहीं होंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या धमकी दी है एक बार फिर, और यह धमकी पिछले 12 घंटों में आई है आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक लंबे पोस्ट में कहा, एक बहुत बड़ा नौसैनिक बेड़ा आर्माडा ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा कि यह बेड़ा पूरी तरह तैयार है, इच्छुक है और जरूरत पड़ने पर तेजी और ताकत के साथ हिंसक तरीके से भी अपना मिशन पूरा करने में सक्षम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि ईरान जल्द ही बातचीत की मेज पर आए और एक निष्पक्ष व संतुलित समझौते पर बातचीत करे। कोई परमाणु हथियार नहीं, ऐसा समझौता जो सभी पक्षों के लिए अच्छा हो। समय तेजी से निकल रहा है, मामला बेहद अहम है। जैसा कि मैंने पहले भी ईरान से कहा, डील करो। मगर ईरान ने कह दिया है कि तुम अगर यह उम्मीद कर रहे हो कि तुम हमारी कनपटी पे बंदूक रखकर डील करोगे तो तुम मुगालते में हो, तुम गलत फहमी में हो। ट्रंप के लिए बुरी खबर यह है कि इस इलाके में जो उनके सहयोगी देश हैं, टर्की, कतर, यूएई और सऊदी अरब, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम ट्रंप का साथ नहीं देंगे, किसी कीमत में नहीं देंगे। और इस बात को ईरान समझ रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अमेरिकी जंगी जहाज ईरान के करीब आया तो इसके दूभर परिणाम होंगे, खतरनाक नतीजे होंगे। सुनिए अब्बास अरागची ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से किसी भी तरह का हमला हुआ तो ईरानी सशस्त्र बल उसका तुरंत और जोरदार जवाब देने के लिए तैयार है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के कुछ ही घंटों बाद आया जिसमें उन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दोहराई थी। बुधवार शाम सोशल मीडिया पर अब्बास अरागची ने लिखा, हमारी बहादुर सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हमारी प्यारी जमीन, आसमान और समुद्र पर किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का तुरंत और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। अरागची ने कहा कि पिछले साल जून में इस्राएल के कई दिनों तक चले सैन्य हमले से ईरान ने कीमती सबक सीखे हैं। उसी दौरान ट्रंप प्रशासन ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, 12 दिनों की जंग से मिले अहम सबक की वजह से अब हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूती, तेजी और गहराई के साथ जवाब देने की स्थिति में हैं। अरागची का यह बयान एक ऐसे वक्त आया है जब कुछ ही घंटों पहले ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला करने की धमकी फिर से दोहराई। हाल के सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर ईरान की सख्त कार्रवाई को लेकर वॉशिंगटन का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, ट्रंप के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात, उन्हें किसी भी मध्य पूर्व देश में सैनिक बेसिस नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप ईरान के साथ जंग कर रहे हैं तो आपको सैनिक बेसिस चाहिए। याद है आपको, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था 9/11 अटैक्स के बाद, तब पाकिस्तान ने बाकायदा अमेरिका को बेसिस दिए थे। इस बार तमाम मुस्लिम देशों ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका को बेसिस नहीं दिए जाएंगे, सैनिक ठिकाने नहीं दिए जाएंगे। इनफैक्ट आपको याद होगा, कतर ने अमेरिकियों को अपने सैनिक बेसिस से हटा दिया था जब ट्रंप हमला करने वाले थे ईरान पर। समानांतर तौर पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई है। नेतन्याहू अपना रोना रो रहे हैं कि मेरे हथियार खत्म हो गए हैं। वो कह रहे हैं
कि इन हथियारों का इस्तेमाल कायदे से जंग में होना चाहिए था, मगर इन हथियारों के जरिए हम गजा में बेकसूर लोगों को मार रहे थे। 70,000 लोगों को नेतन्याहू ने मार डाला। उनका बयान आपके स्क्रीन पर, वो कहते हैं, मैंने कहा कि युद्ध में हमने बहुत भारी कीमत चुकाई है, हमारे शहीद और घायल वाकई बहुत बड़ा नुकसान है। इसका कुछ हिस्सा तो युद्ध की प्रकृति होता है, लेकिन कुछ नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि गजा बारूदी सुरंगों से भरा हुआ था। हमें मजबूरी में तोपखाने और वायुसेना का इस्तेमाल करना पड़ा। हमने आम नागरिकों को बाहर निकलने का मौका दिया, लेकिन आतंकवादी सामने के घरों में ही छिपे रहे। एक ऐसा समय आया जब हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं बचा, लोग मारे गए, मौके हाथ से निकल गए। गोला बारूद की कमी का एक कारण प्रतिबंध भी था। अब वो कह रहे हैं कि मैं भारत, अमेरिका, इन तमाम लोगों से मिलकर हथियारों पे नए सौदे करूंगा, नए डील्स करूंगा। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह से अमेरिका पर आश्रित नहीं होना चाहता। और आपको समझना पड़ेगा उन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इस्राएल को ताना मारा था कि ये जो तुम्हारा डोम है, जिसके जरिए तुम्हें दुश्मन देशों की मिसाइलों से सुरक्षा मिलती है, वो डोम भी अमेरिका की भेंट है। सुनिए क्या कह रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनके दिल का दर्द सुना जाए। אני אמרתי שאנחנו שילמנו מחירים כבדים מאוד במלחמה. הנופלים והפצועים, מחירים באמת כבדים. וחלק מזה זה מה שקורה במלחמה. אבל חלק מזה נבע מכך שנאלצנו, כיוון שעזה ממולכדת, ואנחנו השתמשנו באמצעים, ארטילריה, חיל אוויר, נתנו לאוכלוסייה לצאת, אבל נשארו שם מחבלים עם בתים ממולכדים. ופשוט בשלב מסוים לא היה לנו מספיק תחמושת. ואנשים נפלו, גיבורים נפלו. חלק מאובדן התחמושת הזה היה גם כתוצאה מאמברגו. ואני גמרתי אומר שלא נגיע למצב הזה יותר. שאנחנו חייבים שתהיה לנו תעשיית נשק רובוסטית ועצמאית ככל האפשר. אגב, המצב הזה של האמברגו השתנה עד לבלי הכר, עם כניסת הממשל של הנשיא טראמפ. אבל אני חושב שאנחנו הגענו כבר לבגרות. כשם שנבחרתי בפעם הראשונה, אמרתי שאנחנו הגענו לבגרות כלכלית, והבטחתי אז שהתל"ג לנפש שלנו היה $17,000. אמרתי, אנחנו नैसे कन कलकला खुफशीद विसरायल। यकीनन दोस्तों, इस वक्त मध्यपुर में हालात बहुत ही खतरनाक, दिलचस्प और निर्णायक मोड़ पर हैं। मैं जानता हूं कि खतरनाक और दिलचस्प अक्सर एक पंक्ति में इस्तेमाल नहीं किए जाते। खतरनाक इसलिए क्योंकि एक गलती और पूरा इलाका जल उठ सकता है, और ईरान ने स्पष्ट कर दिया है इस बार ईरान पर हमला, यानी कि इसका जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं दिया जाएगा, उसके तमाम जो देश हैं, सहयोगी देश हैं, उनके सैनिक ठिकानों पर भी हमला होगा। और ट्रंप समझते हैं, पहले ही उन्होंने दुनिया में कई देशों को नाराज कर दिया है। नतीजा आपके सामने है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन और कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा तीनों चीन की तरफ जा रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। चीन, ब्रिटेन, फ्रांस में आर्थिक समझौता हो रहा है। भारत ने हाल ही यूरोपीय यूनियन के साथ समझौता किया। ईयू कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला भारत आई थी, और जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने समझौता किया, एक बड़ा समझौता जो करीब 17 सालों से फंसा हुआ था। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रंप लगातार भारत पर 50% टैरिफ की धमकी दिए जा रहे हैं। और यही सवाल पीयूष गोयल से भी पूछा गया था, हमारे वाणिज्य मंत्री से, कि ये जो ईयू और भारत के बीच में समझौता हुआ है, त्वरित समझौता हुआ है, एक ऐसा समझौता जो 17 सालों से टिका हुआ था, लटका हुआ था, क्या ट्रंप की वजह से हुआ है? तो उन्होंने कहा, हमने ट्रंप के बारे में नहीं सोचा। मगर आप जानते हैं, भारत बेशक ट्रंप पर कुछ ना कहे, क्योंकि देखिए, ना प्रधानमंत्री, ना माननीय लेजर आइज एस जयशंकर ट्रंप के किसी बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते, मगर लगातार अमेरिका के बारे में सोचते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के हाथ में बहुत कुछ है, टैरिफ की धमकी है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री शंघाई चले गए थे
चीन से मुलाकात करने। शंघाई, अभी कुछ ही दिनों पहले तक चीन हमारा दुश्मन था। चीन के सहारे कुछ पत्रकारों पर निशाना साधा जाता था, उन्हें टारगेट किया जाता था। अब ये लोग शंघाई चले गए, उनके विदेश मंत्री भारत आ गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। यह सब हो रहा था। चलिए, देश के फायदे के लिए अगर हमें यू टर्न भी लेना पड़े तो कोई बात नहीं, मगर विदेश नीति क्या है, इस बात की समझ होनी चाहिए। बहरहाल जो भी है दोस्तों, दुनिया एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है और जब तक ट्रंप सत्ता में रहेंगे, हर गुजरते दिन के साथ दुनिया खतरे की ओर बढ़ेगी और अमेरिका बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।